तो मैं लास्ट क्लास में बता दिया था आपको कि जो सीक्वेंस है, मैंने बताया था आपको जो एक ग्रुप है अमीनो आइडिया, इसी ग्रुप से एक्चुअली कहते हैं, देखो इसी में आता है, दिस ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय एनिमल्स लाइक Dryopithecus, Ramapithecus, Sivapithecus और यहीं से कहा जाता है, इन्हीं एनिमल से दो लीनियज इवॉल्व हुआ था। एक कहते हैं एप लीनियज और दूसरा कहते हैं ह्यूमन लीनियज कहा जाता है। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ड्रायोपिथेकस ये जो थे, दे वर मोर ape like and Ramapithecus were more man like। कैरेक्टरिस्टिक में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो ऐसा लिखा हुआ है कि लगभग 15 से 20 मिलियन ईयर पहले, आपके बुक में लास्ट पेज में देखिए लिखा हुआ है about 15 million year ago there was existence of Dryopithecus and Ramapithecus in the forest of Africa। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस को आप कह सकते हैं, ये लगभग बुक में जो इंफॉर्मेशन दिया गया आपके एनसीईआरटी में कि लगभग 15 मिलियन ईयर पहले, अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वेयर एग्जिस्टिंग टुगेदर इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। ड्रायोपिथेकस वेयर मोर एप लाइक एंड रामापिथेकस वेयर मोर मैन लाइक। पर दोनों में ऐसा लिखा गया, देखो कि ड्रायोपिथेकस में और रामापिथेकस में दे वॉक लाइक गोरिल्ला, जो एक तरह का एप है, विथ डेंस बॉडी हेयर्स। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से इवॉल्व हुआ एप का फैमिली और ह्यूमंस फैमिली। एप लीनियज में दो फैमिली की बात करते हैं। एक फैमिली आता है, इसे कहते हैं हाइलोबिटिडी, और एक है पोंगिडी कहते हैं। हाइलोबिटिडी में गिब्बन आता है, सबसे स्मॉलेस्ट एप कहते हैं इसको, गिब्बन को। और पोंगिडेई में देखो ओरेंगुटेन का नाम आता है, चिंपैंजी आता है और गोरिल्ला भी आता है। ठीक है। और ह्यूमन लीनियज को, ह्यूमन फैमिली को क्या बोलते हैं, बताओ? होमिनिडी कहा जाता है। और ऐसे याद रखिएगा, एक सीक्वेंस है, देयर सीक्वेंस कॉल्ड, देखो जैसे ये तो मैंने बता दिया आपको। अगर आप होमिनिडी की बात करें तो ये स्टार्ट होता है, देखो AHH, इसके बाद HH,
इसके बाद HE, और फिर इसमें ऐसा लिखा है, देखो HE से ऐसे लिखते हैं, देखो एक नाम लिखा है था, देखो ऐसे होमो सेपियन, और यहीं से एक नाम आता है, देखो इसको होमो निएंडरथैलिस कहते हैं। होमोसेपियन में पहला नाम आता है होमो सेपियन फोसिलिस, और फिर आता है होमो सेपियन सेपियन। अब ये जो ए है, ये कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम आता है, देखो एक्चुअली इसमें ऐसे देखो, ऐसे देखो, सॉरी, इसके बाद ये है, देखो ये ऐसे है, फिर इससे ऐसे है, ये है होमो हेबेलिस। देखो ए का मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो ए इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ये जो एच एच है इसे कहते हैं होमो हेबेलिस। इसके बाद एक नाम आता है, देखो इसको होमो इरेक्टस कहते हैं, और होमो इरेक्टस से ही ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस भी आए हैं, और एक होमो निएंडरथैलिस ग्रुप भी आया है, देखो। और याद रखना ये कंप्लीटली क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, और आपको ऐसे याद करना, देखो इसमें DRAHH, और फिर आता देखो ऐसे होमो निएंडरथैलिस, होमो सेपियन फोसिलिस एंड होमो सेपियन सेपियन। इसमें ये जो DR होता है इसे कहते हैं प्रायर टू एप मैन। जो AHH होता है इसे कहते हैं एप मैन, और इसे कहा जाता है, देखो ह्यूमन लाइक एंसेस्टर कहा जाता है इनको, ये इन दोनों को। और ये तो मॉडर्न मैन है, होमो सेपियन सेपियन, इसे मॉडर्न मैन कहा जाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। DR क्या हो गया बताओ, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस, इसे कहते हैं प्रायर टू एप मैन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हेबेलिस होमो इरेक्टस को एप मैन कहा जाता है। होमो निएंडरथैलिस एंड होमो सेपियन फोसिलिस, फोसिलिस इसी को होमो सेपियन फोसिलिस को ही क्रो मैग्नम मैन कहा जाता है, इसी को कहते हैं क्रो मैग्नम मैन। होमोसेपियन फोसिलिस का दूसरा नाम है, और यहीं से इवॉल्व हुआ है मॉडर्न मैन, होमोसेपियन सेपियंस कहता है। तो ये याद रखिएगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डॉक्टर DR हो गया डॉक्टर AHH, D फॉर ड्रायोपिथेकस, R फॉर रामापिथेकस, ये सब एप मैन के पहले के हैं, देखो प्रायर टू एप मैन कहा जाता है इनको। एप मैन में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हेबेलिस होमो इरेक्टस। इसके बाद ह्यूमन लाइक एंसेस्टर, देखो क्या क्या नाम है इसमें, होमो निएंडरथैलिस होमो सेपियन फोसिलिस, और उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं आप, होमो सेपियन सेपियंस की। तो सीक्वेंस क्या है देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से क्या आया बताओ, होमो हेबेलिस, वहां से क्या आया, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के कई ब्रांचेज हैं, देखो यहीं से इवॉल्व हुआ है होमो निएंडरथैलिस, निएंडरथल मैन भी कहते हैं, निएंडरथल मैन भी कहते हैं इसको। और होमोसेपियन आया, देखो होमोसेपियन,
जो आपका ग्रुप है होमोसेपियन, होमोसेपियंस में जो पहला होमोसेपियंस का नाम लिखा जाता है, देखो उसे कहते हैं होमोसेपियन फोसिलिस, क्रो मैग्नन मैन कहा जाता है। और इसी क्रो मैग्नन मैन से क्या इवॉल्व हुआ है बताओ? होमोसेपियन सेपियंस। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। होमिनोइडिया वाले ग्रुप में नाम देखो आता है, ड्रायोपिथेकस है, रामापिथेकस है, सिवापिथेकस है, प्रोकॉन्सल वगैरह भी टर्म यूज करता है, प्रोकॉन्सल, प्रोकॉन्सल, ये सब फॉसिल्स के नाम हैं। चलिए, हाँ जी बच्चों, लिख लिया इसको? तो मैं ये बता रहा हूं आपके एनसीईआरटी में कैसे लिखा गया है इसको, कि ओके, आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि आज से लगभग 15 मिलियन ईयर पहले अफ्रीका की जंगलों में ट्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नाम के दो प्राणी रहा करते थे। आज लास्ट हो जाएगा बच्चों इसका, आज इस चैप्टर का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, डोंट वरी। प्रो कॉन्सल, कॉन्सल CON, प्रो कॉन्सल। तो मैंने क्या बताया कि आज से लगभग 15-20 मिलियन ईयर पहले अफ्रीका के जंगलों में दो प्राणी रहा करते थे। उसमें एक का नाम था ट्रायोपिथेकस और एक का नाम था रामापिथेकस। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों जंगल में साथ साथ घूमते थे। एक का स्ट्रक्चर एप लाइक था और एक का स्ट्रक्चर मैन लाइक था। दोनों गोरिल्ला की तरह चलते थे और दोनों के बॉडी पे डेंस हेयर प्रेजेंट था। ये है आपके एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन। प्रो कॉन्सल मैंने कहा होमिनोइडिया का एक ग्रुप में आता है, जैसे आपने लिखा है ट्रायोपिथेकस है ना, रामापिथेकस, वैसे ही प्रो कॉन्सल टर्म भी यूज करते हैं। फॉसिल्स जो डिस्कवर हुआ ना, उसका नाम दिया गया था प्रो कॉन्सल, डिस्कवर्ड फॉसिल का नाम दिया गया था। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गुड विशेस फॉर यू। हाँ भाई, ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि दोनों दोस्त थे, कहानी ऐसे सुनाया जाता है ना, पंडित जी की कहानी कैसे सुनाते हैं, वैसे मैं सुना रहा हूँ आपको। कहानी याद रहता है ना बच्चों को, कि 15 मिलियन ईयर पहले अफ्रीका के जंगलों में दो दोस्त रहा करते थे, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। दोनों पेड़ के टहनियों पे उछल कूद मचाते थे। और इसमें क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस और सिवापिथेकस वगैरह जो था, इन्हें होमिनोइडिया कहते हैं। यहां से दो लीनिएज आया, देखो एप का लीनिएज आया है और ह्यूमन लीनिएज आया है। एप के लीनिएज में देखो दो फैमिली का नाम लिखा हमने, हाइलोबिटिडेई और पोंगिडेई कहते हैं। हाइलोबिटिडेई में गिब्बन का नाम आता है, गिब्बन को स्मॉलेस्ट एप कहा जाता है, इसे स्मॉलेस्ट एप कहता है। ओरेंगुटैन, चिंपैंजी, गोरिल्ला। चिंपैंजी को सबसे क्लोजेस्ट कहा जाता है इसके ह्यूमन फैमिली के, बाय द जेनेटिक्स, बाय द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, इस चीज को बताता है कि अमंग द एप चिंपैंजी इज द वेरी क्लोज टू होमिनिडी। यस, इट इज होमो सेपियन सेपियंस, जो आप हैं। समझ में आ गया? होमोसेपियन फॉसिलिस, फॉसिलिस, होमोसेपियन फॉसिलिस कहते हैं। इसी को क्रो मैग्नन मैन कहा जाता है। फ्रांस में ये जगह है क्रो मैग्नन, वहां से नाम आया है। यस, मॉडर्न मैन इज होमोसेपियन सेपियंस। आपका बायोलॉजिकल नेम यही है, होमो सेपियन सेपियंस कहता है। ठीक है, चलिए तो इसको अब मिटा दिया जाए। अब देखो, मैं बता रहा हूं पहले आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में।
इसको फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड्स कहा जाता है। या इसको सिंपली आप फर्स्ट होमिनिड्स कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, और ऐसा लिखा जाता है कि इनका जो ब्रेन साइज था ये 450, देखो कहते हैं ब्रेन साइज, और इसका जो क्या था क्रेनियल कैपेसिटी ये 450 सेंटीमीटर क्यूब कहता है, जो समहाउ इन बिटवीन चिंपैंजी और गोरिल्ला के बीच में आता है ब्रेन साइज इसका। चिंपैंजी और गोरिल्ला के बीच का ये ब्रेन साइज है, 450 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। तो गोरिल्ला का ब्रेन के रिस्पेक्ट में चिंपैंजी का ब्रेन तो ज्यादा थोड़ा बड़ा होता है, तो उनके कहीं बीच में ये ब्रेन साइज आता है, देखो इसे क्रेनियल कैपेसिटी भी कहते हैं। यस, 450 सीसी भी लिखा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और देखो ऐसा लिखा जाता है कि इन एनिमल्स में क्या हो गया था, डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्वेचर, और इस डेवलपमेंट की वजह से यहां पे क्या डेवलप हो गया था, डेवलपमेंट ऑफ बाइपेडल लोकोमोशन कहते हैं। मतलब आप समाव किसकी बात कर रहे हैं, इरेक्ट पॉस्चर की बात कर रहे हैं। और बाइपेडल लोकोमोशन का देखो ये जो लंबर कर्वेचर है इसको कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल डेवलपमेंट कहा जाता है इन ह्यूमन इवोल्यूशन। इन एनिमल्स में मोलर्स एंड प्रीमोलर्स जो था ये लार्जर था, size of molars and premolars were larger than present day humans। तो इनके मोलर्स और प्रीमोलर्स का साइज जो था वो आज के ह्यूमन बीइंग से क्या था बताओ, ज्यादा था। जो फॉसिल्स के, जो बोन्स के फॉसिल्स मिले, जो फॉसिल्स मिला है इन एनिमल्स का, लगभग आपके जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनका एग्जिस्टेंस लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर एगो था पहले। They were existing 3 to 4 million year before। और इसके फॉसिल्स मिले हैं, देखो लिखा हुआ इथियोपिया और तंजानिया के फॉरेस्ट में। समझ में आ रहा है? तो ये सभी अफ्रीकन फॉरेस्ट में अवेलेबल थे, फॉरेस्ट ऑफ इथियोपिया, तंजानिया, वहां पर इनके फॉसिल डिस्कवर हुए, बोन्स के फॉसिल्स डिस्कवर हुए। और उसने इस चीज को बताया कि इन एनिमल्स में बाइपेडल लोकोमोशन डेवलप हो गया था, इरेक्ट पॉस्चर कहा जाता है, और इनका एग्जिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मिलियन ईयर पहले बताते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं इनका जो बिहेवियर था, दे वेर हर्बीवोरस। स्टार्ट में जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो फल फूल ज्यादा खाते थे, तो हर्बीवोरस बिहेवियर था इन एनिमल्स का। और देखो हाँ, फ्रूट ईटिंग कहते हैं एक्चुअली। और ये भी याद रखिएगा, जैसे एक नाम आता है इसमें टाउन बेबी और लूसी। लूसी एक 6 ईयर
ओल्ड फॉसिल गर्ल कहते हैं इसको। टाउन बेबी टाउन एक प्लेस है अफ्रीका में। तो फॉसिल्स को डिस्कवर जो किया, तो एक साइंटिस्ट का नाम आता देखो, ये डॉक्टर था एक्चुअली, रेमंड डार्ट। रेमंड डार्ट studied about the fossils of Australopithecus named as town baby Lucy। ये नाम याद रखिएगा। रेमंड डार्ट वाज a doctor, वो एक एनाटॉमी का डॉक्टर था जो स्टडी कर रहा था ह्यूमन फॉसिल्स को, और उसने फॉसिल्स का नाम रखा था टाउन। टाउन इज ए प्लेस इन अफ्रीका, और लूसी एक एक्चुअली इंग्लिश कोई म्यूजिक बैंड का वो गाने में बज रहा था, लूसी कोई उसमें कैरेक्टर था। तो रेमंड डार्ट ने उसके नाम पे उस फॉसिल्स का नाम लूसी रख दिया था। तो लूसी एक 6 साल की लड़की का फॉसिल था जो डिस्कवर हुआ था, और टाउन इज ए प्लेस इन अफ्रीका। तो टाउन बेबी एंड लूसी ये नाम है फॉसिल्स का, स्टडीड बाय अ डॉक्टर कॉल्ड रेमंड डार्ट, एंड ही स्टडीड इन डिटेल। और उसी ने बताया कि ब्रेन साइज क्या है, मोलर्स का साइज क्या है, प्रीमोलर्स का साइज क्या है, उसके बोन के कैरेक्टरिस्टिक कैसे थे। तो जो भी इसका एनाटॉमिकल बिहेवियर था वो तो बोन से ही पता चल रहा है, बाकी चीजें तो रहेंगी नहीं। ये अलग चीज है, देखो टाउन बे नहीं है, टाउन बेबी है। टानुग नहीं है, टानुग नहीं है, टाउन है, टाउन। टी ए सॉरी 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 TAUNG कहते हैं। तो टाउन बेबी एंड लूसी आर द नेम ऑफ फॉसल discovered by or studied by a doctor called Raymond Dart, and he explained about different characteristics of Australopithecus, कि वो कैसा था, उसके कैरेक्टर कैसे थे, उसके दांत का साइज कैसा था, और दांत के साइज के बेसिस पे ही कह सकते हैं आप कि उसमें किस तरह का उसका फूडिंग बिहेवियर रहा होगा। So all these characteristics explain about the hominid called Australopithecus। और याद रखना, फर्स्ट होमिनिड कहा जाता है किसको बताओ? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज द डेवलपमेंट ऑफ बाइपेडल लोकोमोशन। और इसकी वजह से क्या हुआ बताओ? ह्यूमंस ने अपने 2 हाथ को फ्री कर लिया। अगर वो चारों लिम्स को यूज करेगा तो वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता ना। या अपने बच्चे को कैरी कर रहा है और वो अपना फूड भी सर्च कर रहा है। पहले क्या होता था कि या तो अपने बच्चे को कैरी कर ले या फूड इकट्ठा कर ले। अब अगर हाथ में मान लो बच्चा कैरी कर रहा है तो वो चल भी सकता था ना। तो 2 हाथ को उसने फ्री कर लिया। पहले चारों के चारों लिम्स का एक ही काम था, मूवमेंट के लिए। नाउ दे फ्री देयर 2 हैंड्स फॉर अदर एक्टिविटीज, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पहले के जो एनिमल्स थे वो अपने चारों लिम्स को यूज करते थे चलने के लिए। अब 2 हाथ तो फ्री हो गया ना ये, तो इस 2 हाथ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो एक कल्चर कहते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है, ये तब हुआ जब आपने क्या आ गया, बाइपेडल लोकोमोशन। और लोकोमोशन कैसे आया था बताओ? तो बोन्स का ऐसा देखा गया कि लंबर कर्वेचर कहते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। लंबर कर्वेचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके बाइपेडल सिस्टम में। जब बच्चे का बर्थ होता है ना, उस समय लंबर कर्वेचर नहीं होता। लंबर कर्वेचर डेवलप करने के बाद ही बच्चा जो होता है वो खड़ा होना सीखता है। ठीक है ना? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? तो ये था ऑल अबाउट द फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब देखिए, अब कहते हैं ओरिजिन ऑफ जीनस होमो। देखो ये भी जीनस का नाम है ना, ऑस्ट्रोपिथेकस। ये एक्चुअली जीनस का ही नाम है। अब एक दूसरा जीनस है, देखो उसका नाम है, बताओ, होमो। होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस कहते हैं इसको। तो लिखो इसके बारे में। देखो ऐसा लिखा जाता है
ये इवॉल्व हुआ था लगभग 2.4 मिलियन ईयर एगो इन द फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका कहता है। और इसका जो ब्रेन साइज था ये समाव 600 से लेके 700 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है। आपके एनसीईआरटी में शायद इसका जो लिखा हुआ है होमो हैबिलिस के बारे में, ठीक है, व्हाटएवर। देखो ये तो जीनस होमो कहता है जिसका ब्रेन साइज वैसे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये 650 से 800 सीसी के बीच में बताया जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप आए हैं। देखो होमो में पहला जो होमो इवॉल्व हुआ है, देखो उसका नाम है होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस कहते हैं। देखो 2.4 मिलियन ईयर एगो ये होमोजीनस इवॉल्व हुआ था। और एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है, थोड़ा सा एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन चलो मैं बता दूं पहले आपको। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑस्ट्रोपिथेकस से ही ये इवॉल्व हुआ होमोजीनस। और होमो हेबिलिस को टूल मेकर मैन कहा जाता है। इसी को हैंडी मैन भी कहते हैं। इसी को नट क्रैकर मैन भी कहा जाता है। नट क्रैकर भी कहते हैं इसको। नट क्रैकर मतलब जो नट वगैरह जो हार्ड सीड वगैरह थे ये खा जाते थे। हाँ मतलब ये जो थे ये स्टोन टूल्स है ना, जैसे कहते हैं टूल मेकर कहा जाता है इसको। तो ये दे वर एबल टू मेक स्टोन वेपन्स। पत्थर से ये हथियार बनाते थे अपना। खाने का पर्पस नहीं था इनका, वो एनिमल्स को किल करते थे अपनी सेफ्टी के लिए। तो स्टोन वेपन्स बनाते थे ये। ज्यादा दिमाग इनका डेवलप हो गया था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि होमो हैबिलिस का ब्रेन साइज इसके बीच में था। और इसको हैंडी मैन कहते हैं, टूल मेकर कहते हैं। स्टोन वेपन्स बनाते थे ये, ठीक है। नो दे वर नॉट एबल टू, देखो लैंग्वेज नहीं आया था। अब बोलने के लिए तो गाय भैंस भी बोल लेता है, तो लैंग्वेज थोड़ी कहते हैं। लैंग्वेज बाद में अपेयर हुआ है। ऐसे लैंग्वेज का डिस्कवरी देखो बहुत सारा कम्युनिकेशन जो है वो जैसे कहते हैं पहले कुछ स्मेल के थ्रू या कुछ सिंपल सिंगल या कोई अपना एक्सप्रेशन देते थे वो, बट ऐसे लैंग्वेज का अपेयरेंस बाद में हुआ है। तो याद रखिएगा होमो हैबिलिस के बारे में। अब यहाँ देखिए आगे। और ये सब भी फल फूल खाने वाले ही थे। दे वर ऑल फ्रूट ईटर्स ओनली। अब देखो मैं बात कर रहा हूं होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस एक साइंटिस्ट का नाम आता है डुबोइस। इसने डिस्कवर किया था, डुबोइस ने 1891 में जावा एक प्लेस है इंडोनेशिया में, वहां डिस्कवर किया गया था इसके फॉसिल को और उसका नाम दिया गया था जावा एप मैन। और ऐसा कहा जाता है कि जावा एप मैन ये होमो इरेक्टस का पार्ट है जिसका ब्रेन साइज वैसे वेरिएबल है। होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज 750 सेंटीमीटर क्यूब से 1200
सीसी सीएम क्यूब में आता है। देखो वैसे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है इसका वॉल्यूम, होमो इरेक्टस का वॉल्यूम लिखा हुआ है देखो अराउंड 900 सीसी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अराउंड 900 सीसी, बट ये वेरिएबल ब्रेन है देखो। और ये भी लिखा हुआ है कि ये इनका डिस्टेंस जो पता चला लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो, और ये प्रेजेंट थे अफ्रीका में, यूरोप में भी थे, और चाइना वगैरह में इनका प्रेजेंस था। केवल प्रेजेंट इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, चाइना में भी है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे चाइना वगैरह में जो डिस्कवर हुआ उसका नाम दिया गया था पिकिंग मैन, जो यूरोप में डिस्कवर हुआ उसका नाम दिया गया हिल्डरबर्ग मैन कहते हैं। हिल्डरबर्ग एक प्लेस है जर्मनी में। ठीक है, तो ये यहाँ भी प्रेजेंट है। हाँ, इंडोनेशिया में है, जावा जावा सुमात्रा जानते हैं, इंडोनेशिया में ही है। चाइना की इर्द गिर्द ही तो है वो। हिल्डरबर्ग ये जर्मनी में एक प्लेस है। इनमें से सबसे ज्यादा देखो लार्जेस्ट कैपेसिटी इनका था ब्रेन साइज, इन सभी में से मैक्सिमम अगर पूछा जाए कि ब्रेन साइज किसमें प्रेजेंट था होमो इरेक्टस वाले ग्रुप में, तो हिल्डरबर्ग मैन के अंदर ही था। और याद रखिएगा होमो इरेक्टस का सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी है वो है फॉरेस्ट फायर, सॉरी नॉट फॉरेस्ट फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर कहते हैं। फॉरेस्ट का जो एक्चुअली जो आग का डिस्कवरी है, जानबूझकर आग लगाने की जो टेंडेंसी आई थी वो होमो इरेक्टस के बारे में कहते हैं। जावा एप मैन के बारे में कहा जाता है कि उसी ने आग को डिस्कवर किया था। डिस्कवरी ऑफ फायर वाज क्रेडिटेड टू होमो इरेक्टस वाले ग्रुप को। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें क्लॉथिंग सेंस भी आ गया था। थोड़े कल्चर्ड हो गए थे, सोशल ग्रुप बना लिया था इन्होंने, ग्रुप में रहते थे ये लोग, है ना। सेंस ऑफ कहते क्लॉथिंग, हाइट वगैरह से अपने बॉडी को कवर करते थे ये। हाँ मतलब देखो फेस तो धीरे धीरे चेंज है। देखो मैं बताऊंगा फेस के बारे में, पहले इसको लिख लो। और इन्हीं में कहा जाता है सबसे पहले मीट ईटिंग हैबिट आया था। तंदूरी खाने का जो कॉन्सेप्ट आया है देखो सबसे पहले, तंदूरी चिकन खाने का जो सबसे पहला जो एक कल्चर डेवलप हुआ वो कहाँ आया था बताओ, इसी होमो इरेक्टस वाले ग्रुप में। क्योंकि पहले आग तो था नहीं, तो अब फ्लेश को, मीट को पकाकर खाने का जो कॉन्सेप्ट अपियर हुआ, तो ऐसा मानते हैं कि होमो इरेक्टस वगैरह का जो फ्रूट बिहेवियर था या फूड बिहेवियर था, अब वो क्या हो गया था बताओ, ओमनी वोरस हो गया था। तो फ्रूट हैबिट, वो फूडिंग हैबिट भी चेंज हो गया था। तो फर्स्ट टाइम मीट ईटिंग हैबिट ये आया था होमो इरेक्टस वाले ग्रुप में आग के डिस्कवरी के बाद। और आग की डिस्कवरी के बाद ही कहते हैं जो आपका कल्चरल इवोल्यूशन की बात की जाती है, मिट्टी के बर्तन बनाने की बात करें या कोई भी, अगर आग डिस्कवर नहीं होता तो शायद आप जो एक कहते हैं जो एक तरह का कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है वो शायद पॉसिबल नहीं होता। और ऐसा लिखा जाता है कि होमो इरेक्टस का एज ए स्पीसीज, होमो इरेक्टस का सर्वाइवल सबसे ज्यादा लंबा रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन में। लॉन्गेस्ट सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज अगर किसी की बात करेंगे आप तो वो होमो इरेक्टस का ही था। लॉन्गेस्ट सर्वाइवल कहते हैं, लॉन्गेस्ट सर्वाइवल कहा जाता है ऑफ ह्यूमन स्पीसीज।
होमो इरेक्टस के बारे में कहा जाता है। यस, ब्रेन तो डेवलप होता है, वो तो कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस रहा है। देखो ब्रेन साइज देखो यहाँ पर 750 से 1200 के बीच में बताया जा रहा है, तो इंक्रीज ही कर रहा है ना ये। समझ में आ गया? इसको मिटा दूं अब थोड़ा सा यहां से देखो, एक जो चीज समझिए पहले मैं क्या कह रहा हूं कि होमो इरेक्टस जो है, यहीं से मैंने कहा कि यहीं से इवॉल्व हुआ। देखो यहां से पहले इवॉल्व हो गया था होमो निएंडरथैलिस। निएंडरथैलिस कहते हैं इसी को, बेसिकली निएंडरथल मैन भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इनका ब्रेन साइज 1400 सीसी के बीच में था। और ऐसा लिखा जाता है कि पोस्ट डेथ रिचुअल्स को ये फॉलो करते थे। टू बरीड डेड बॉडीज, मरने के बाद बॉडी को दफनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे आया था। बेटर क्लॉथिंग सेंस भी आ गया था इनमें। यस, 1400 सीसी कहते हैं ब्रेन साइज, नियरली इक्विवेलेंट टू मॉडर्न मैन कहा जाता है। और यहीं से आया रे। उसके बाद इसके आने का देखो, जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि इनका एग्जिस्टेंस था, ये एग्जिस्ट कर रहे थे नियरथल मैन। ये यूरोप में भी थे, ये एशिया में भी थे, और इनका एग्जिस्टेंस है एज पर एनसीईआरटी कंसर्न 1 लाख से 1 lakh to 14,000 ईयर बैक ये एग्जिस्ट कर रहे थे, होमो निएंडरथैलिस। पर ऐसा लिखा जाता है कि यहीं से एक पहले अफ्रीका में ही एक एनिमल इवॉल्व हुआ और उसके बाद वो पूरी जगह स्प्रेड हुआ, और वो था होमोसेपियन। दूसरा स्पीसीज आ गया, देखो होमोसेपियन आया ये अफ्रीका से ही देखो कहा जाता है। और होमोसेपियन ये डोमिनेट कर रहे थे, डोमिनेटिंग थे ये। और इसने क्या किया देखो, होमोसेपियंस ने धीरे धीरे इसने कंपटीशन में इसको एलिमिनेट किया देखो, और इसने बचे हुए वो होमो इरेक्टस को भी हटा दिया देखो, जो उनके पूर्वज थे एक्चुअली। और ऐसा लिखा जाता है कि होमोसेपियंस का जो फर्स्ट होमोसेपियन का नाम दिया गया वो था होमो सेपियन फॉसिलिस, जिसको कहते हैं क्या, क्रो मैग्नन मैन। और ऐसा माना जाता है कि ये जो क्रो मैग्नन मैन थे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इनका ब्रेन साइज समहाउ यहां तक बताया जाता देखो, आज के इंसान से भी ज्यादा था ये, मोर इंटेलिजेंट कहा जाता है इनको, होमोसेपियन फॉसिलिस को। एंड दे एलिमिनेट निएंडरथल मैन एज वेल एज द रिमेनिंग होमो इरेक्टस। हाँ मतलब आज 1450 के आसपास बताया जाता है। तो ब्रेन साइज के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये ज्यादा कल्चर्ड थे, ज्यादा इंटेलिजेंट भी थे ये। और होमोसेपियन फॉसिलिस के बारे में कहा जाता है कि ये केव ड्वेलर्स थे,
गुफाओं में रहते थे, केव पेंटिंग भी करते थे, ये आर्टिस्टिक थे, थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर के थे ये लोग, होमो सेपियन फॉसिलिस। और इनका एग्जिस्टेंस भी बताया गया, देखो आपके एनसीईआरटी में, कि लगभग 75,000 ईयर से रिसेंटली 10,000 ईयर तक ये ईयर बैक तक एग्जिस्ट कर रहे थे, होमो सेपियन फॉसिलिस। मतलब कुछ समय तक ये दोनों साथ साथ थे। और याद रखना, इसे कहते हैं क्या, आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल कहा जाता है। एक्चुअली इसके लिए टर्म यूज करते हैं, देखो मोनोजेनेसिस कहते हैं इसको। इसको कहा जाता है मोनोजेनेसिस मॉडल। मतलब ये है कि ह्यूमंस के जो भी जितने भी ग्रुप इवॉल्व हुए हैं, अलग अलग स्पीसीज, वो सभी इवॉल्व अफ्रीका में ही हुए हैं। और अफ्रीका से इवॉल्व करने के बाद देखो, नींडरथल भी यूरोप में गया, एशिया में पहुंचा, और बाद में ये फिर बहुत जगह स्प्रेड हुए होमो सेपियन। तो जितने भी ह्यूमंस की फैमिली है या ह्यूमन की जो स्पीसीज है, ऐसा माना जाता है कि ये हमारा जो सारे के सारे एंसेस्ट्रल ग्रुप थे, वो आपके अफ्रीका में ही था, और वहां से ये हर तरफ स्प्रेड हुआ। और स्प्रेड होने के बाद जो कमजोर था उसे उसने एलिमिनेट भी किया। तो ऐसा कहा जाता है कि होमो सेपियन फॉसिलिस ये ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, और इसने पहले के जो जो पहले इवॉल्व हुआ था स्पीसीज, उसे क्या किया, उसने एलिमिनेट किया। एंड दैट्स व्हाई इस निएंडरथल मैन का कोई भी अब लिविंग ग्रुप अवेलेबल नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो गया पूरी तरह से। देखो, ब्लाइंड ऑफ सूट कहा जाता है इसको, दिस टर्म कॉल्ड ब्लाइंड ऑफ सूट। मतलब इसका कोई फर्दर इलोंगेशन नहीं है, ये ग्रुप खत्म हो गया था पूरी तरह से। और होमोसेपियन फॉसिलिस आया। आज भी आप जानते हैं कि अफ्रीका वगैरह में, सॉरी, येती वगैरह कहते हैं, ये लार्ज साइज कुछ एनिमल है, 1.8 मीटर इसका लेंथ है। फॉसिलिस वगैरह के बारे में कहते हैं इसके बॉडी का लेंथ 1.8 मीटर हुआ करता था। और ये ये भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं एक्चुअली। हाँ, येती वगैरह आज भी लोग, ऐसा कंफ्यूजन है कि ये जंगल में घूम रहे हैं, आज भी अफ्रीका के जंगलों, सॉरी हिमालय के जंगलों में ये मूव कर रहे हैं। महामानव जिसका नाम दिया जाता है, येती वगैरह जो कहते हैं, ये लोगों का कहना है, किसी ने एक्चुअली देखा नहीं है उसको। क्योंकि और वो जो आप बात कर रहे हो कि येती घूम रहा है हिमालय में, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप इसी क्रो मैग्नम की बात कर रहे हैं, होमोसेपियन फॉसिलिस की बात कर रहे हैं। और इसी होमोसेपियन फॉसिलिस से फिर इवॉल्व क्या हुआ, देखो, मॉडर्न मैन, जिसे होमोसेपियन सेपियंस कहा जाता है। तो मॉडर्न मैन जो आपके जस्ट पहले के एंसेस्टर का नाम बताओ, क्या बताओ? उसे होमोसेपियन फॉसिलिस कहा जाता है, और वहीं से इवॉल्व हुआ है होमोसेपियन सेपियंस। तो आपके जस्ट पहले की जो पूर्वज का नाम था वो था होमोसेपियन फॉसिलिस, क्रो मैग्नन मैन। और याद रखिएगा, ऐसा लिखा जाता है कि आर कंप्लीट ह्यूमन एंसेस्ट्री इज लिंक्ड विद अफ्रीका, एंड फ्रॉम अफ्रीका ओनली वी माइग्रेट्स, all the human species evolved in Africa only, and from Africa we migrate to different part of the world. इसे आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल भी कहा जाता है, इसी को मोनोजेनेसिस मॉडल भी कहा जाता है। और इसका एविडेंस कहां से मिला है? एविडेंस थ्रू थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडी। माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं, ये छोटा सा इसका डीएनए होता है ना। इसमें कोई
क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं करते क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन का रेट फास्ट होता है इन रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रूफ रीड वगैरह नहीं होता, जो एरर आ गया वो एरर आ जाता है, तो रेट ऑफ म्यूटेशन ज्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर आप दो अलग अलग एनिमल्स को, जैसे मान लो एक ह्यूमंस ए और ह्यूमंस बी को कंपेयर कर रहे हैं आप, ए और बी को, और ए और सी को कंपेयर कर रहे हैं आप, तो हमने क्या देखा कि ए और बी में जो डिफरेंस है वो मान लो मैंने कहा कि इसका वैल्यू मान लो लिखा हमने केवल यूनिट में लिखा कि 10 है डिफरेंस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, और ए और सी में ये 20 का डिफरेंस आ रहा है, और ए और डी में ये 30 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो अगर ए में और डी में, ए और बी में 10 का है, ए और सी में 20 का है, और ए और डी में 30 का है, ऐसा लिखा जाता है कि ए और डी, हाँ ए और डी बहुत पहले इसका ग्रुप क्या हुआ था, दूसरे सेपरेट हो गया था। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के स्टडी से पता चला, उसने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि अलग अलग कंटिनेंट से 100 लोगों का उसने डीएनए सैंपल चेक किया माइटोकॉन्ड्रिया का, और उसकी बेसिस से बताया गया कि हमारे जितने एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीका में ही थे, और अफ्रीका से ही हम वहां से डाइवर्ज हुए हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो जो नया कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि ऑल ह्यूमन एंसेस्ट्री इज लिंक्ड विथ अफ्रीका ओनली, एंड वी माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका। तो जितने भी ह्यूमन स्पीसीज की बात कर रहे हैं आप, ये सब के सब अफ्रीका में ही थे, और वहीं से हम वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट पे क्या हुए बताओ, माइग्रेट हुए। ए और डी में अगर डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके सेपरेट ग्रुप का सेपरेशन बहुत पहले हो गया था। बिल्कुल सही बात है। और ए और बी अभी बिल्कुल ताजा ताजा सेपरेट हुआ है। तो लेटेस्ट सेपरेशन किसका है, ए और बी का, और सबसे पुराना सेपरेशन किसका हुआ, ए और डी का। टाइम बाउंड होता है, देखो जितना पहले जो अलग हुआ होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन ज्यादा हुआ होगा। तो ए एंड डी बहुत पहले सेपरेट हो गए थे, तो उनमें ज्यादा डिफरेंसेस हैं। और ये भी याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के डिफरेंस से आपके फिनोटाइप पे चेंज नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो पहले में प्रॉब्लम क्या था कि पहले तो आप हड्डी का फॉसिल्स इकट्ठा करो, उसको कंपेयर करो। अब मान लो अगर फॉसिल्स ना मिले तो क्या करेंगे हम? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के स्टडी ने सारा काम आसान कर दिया, और इसने प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बीइंग्स वेर इवॉल्व्ड इन अफ्रीका ओनली, and from Africa we migrated to different part of the world. समझ में आ गया बच्चों? तो कलाकारी, आर्टिस्टिक लोग थे कौन, होमोसेपियन फोसिलिस, क्रो मैग्नन। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर फॉसिल्स नहीं मिलेगा तो कैसे आप पता करेंगे। तो क्या किया गया, देखो उसने वर्ल्ड के जैसे अलग अलग कंटिनेंट्स हैं, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, अलग अलग कंटिनेंट से 200 या 500 लोगों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सैंपल चेक किया गया, और सैंपल के चेक करने के बाद डीएनए को स्टडी किया गया, और ऐसा देखा गया कि जो अफ्रीकन माइटोकॉन्ड्रिया है उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग जगह के माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंस कंपेयर किया गया। तो ये एक चीज उभर के आया है कि हम सभी का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से लिंक्ड है। 6 फीट से भी ज्यादा कहा जाता है, जो होमोसेपियन फॉसिलिस थे उनकी हाइट ज्यादा थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब मैं चीज बता रहा हूं, ये लिख लिया सबने, समझ में आ गया सबको, क्लियर है सबको? देखो ऐसा लिखते हैं, देखो ट्रेंड्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन कहा जाता है। क्या क्या ट्रेंड्स अपियर हुआ है, देखो लास्ट पार्ट है, देखो इसका। यस, आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल यही कहता है कि ऑल ह्यूमन एंसेस्ट्री इज लिंक्ड टू अफ्रीका,
our all ancestors were in Africa. All human species were evolved in Africa, and from Africa only we migrated to different part of the world. When we talk about the Neanderthal man or Homo sapiens fossilis, all were evolved in Africa, and from Africa they migrated to different part of the world. समझ में आ गया? चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, चेंज ऑफ हैबिटेट कहते हैं फ्रॉम आर्बोरियल टू टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। हमारे जो पूर्वज थे, जो जहां से आप इवॉल्व हुए, एक्चुअली आप श्रीव्स वगैरह की बात करते हैं, इंसेक्टिवोरस मैमल्स की बात करते हैं, तो वो पेड़ पे रहते थे, है ना। और वैसे भी स्टार्टिंग जो आप होमिनिडिया वगैरह की बात करें तो ये भी पेड़ पे रहते थे एक्चुअली, है ना। एप वगैरह में भी जो चिंपैंजी वगैरह वो बाद में जमीन पर आना स्टार्ट हुआ है। अब पहले का जो है फैक्ट वो देखो, ऑब्वियस सी बात है, कैनाइन वगैरह जो था, जो दांत वगैरह का स्ट्रक्चर था, देखिए आप गोरिल्ला वगैरह में ज्यादा पॉइंटेड था। वो जानवर क्या होता है, हर आप भी जानवर ही हैं, ह्यूमन बीइंग तो जानवर ही, जानवर कोई कोई बायोलॉजिकल वर्ड थोड़ी है। समझ में आ गया? तो देखो आर्बोरियल तो क्या हो गया होता, टेरेस्ट्रियल आप जमीन पे आने लगे। नंबर 2 कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ अपोजेबल थंब कहते हैं, थंब एंड ग्रैस्पिंग फिंगर कहा जाता है। ये देखिए, ये जो आपका अंगूठा है ये बाकी उंगलियों को अपोज करता है, ये देखिए ऐसे, ये ग्रैस्पिंग के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसको अपोजेबल कहते हैं कि आपका जो थंब है वो बाकी फिंगर को अपोज कर रहा है, देखो ऐसे, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, अपोजेबल थंब कहते हैं, एंड दैट इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर ग्रैस्पिंग। समझ आ रहा है? फिर देखो थर्ड में लॉस ऑफ अपोजेबिलिटी कहते हैं ऑफ ग्रेट टोज। जो टोज पहले, अभी देखो पहले ऐसे था, टोज का जो आपका डायरेक्शन है, अब वो धीरे धीरे ऐसे हो गया, देखो अपोजिट हो गया, देखो ये पहले अपोज कर रहा था, वो लॉस हो गया, देखो ऐसे हो गया। तो टोज पैर की बात करना एक्चुअली यार, तो लॉस ऑफ अपोजेबिलिटी ऑफ ग्रेट टोज कहा जाता है ना। हाँ सॉरी, नंबर 4 देखो, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन का साइज इंक्रीज हुआ है, देखो धीरे धीरे। नंबर 5 लिखा जाता है, देखो डेवलपमेंट ऑफ इरेक्ट पॉस्चर, लॉस ऑफ टेल, पूंछ का गायब हो जाना। और वैसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, क्वेश्चन भी आपके गाइड में मिलेगा आपको, इनमें कौन सा चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, वो लॉस ऑफ टेल ही होता है। पूंछ अगर होता भी तो इससे ज्यादा दिक्कत क्या होता है, सबके पास पूंछ होता अगर तो कोई दिक्कत नहीं था, सब गले में बांध के चलता अपना, है ना। तो अगर पूंछ गायब भी हो गया तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा आपके मतलब आपके फंक्शनिंग में। समझ में आ गया? थोड़ा मेट्रो वगैरह में दिक्कत होता, उलझ जाता पूंछ एक दूसरे से, है ना। तो पूंछ के जाने से भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है आपका,
फिर देखो नंबर 7, रिडक्शन इन बॉडी हेयर्स, रिडक्शन इन डेंसिटी ऑफ बॉडी हेयर्स कहता है, बॉडी हेयर का डेंसिटी धीरे धीरे कम हुआ है। फिर देखो नंबर 8, डिक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। नंबर 9, फ्लैट फेस, पहले जो टिल्टेड था, अब जैसे भी एक याद रखना, ऐसा लिखते हैं प्रोग्नैथस टू ऑर्थोग्नैथस फेस कहते हैं, फ्लैट फेस होता है। देखो ऐसा माना जाता है कि निएंडरथल तक तो यही था, प्रोग्नैथस था। होमोसेपियन फॉसिलिस में फेस कैसा हो गया बताओ? ऑर्थोग्नैथस कहते हैं, जो आज का फेस है आपका, फ्लैट फेस है, पहले वो पॉइंटेड था, स्लोपी था वो, तो प्रोग्नैथस टू ऑर्थोग्नैथस फेस कहा जाता है, चेंज है ये। निएंडरथल मैन तक प्रोग्नैथस ही था, होमोसेपियन फॉसिलिस में ये ऑर्थोग्नैथस फेस हो गया। समझ में आ गया? फिर देखो नंबर 10, मोर डेवलप्ड बाइनोकुलर विजन, डिक्रीज इन ऑल्फैक्टरी कैपेसिटी, स्मेलिंग कैपेसिटी कम हुआ है प्राइमेट्स वगैरह में, सूंघने का कैपेसिटी कम हुआ है, देखने का कैपेसिटी ज्यादा डेवलप हुआ। फिर देखो नंबर 12 लिखा जाता है, डिक्रीज इन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इंक्रीज इन पेरेंटल केयर। ठीक है, पेरेंटल केयर बढ़ा है आपका, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हुआ बताओ? डिक्रीज हुआ है। ये कोई फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह का मेजरमेंट नहीं है, अपने दिमाग से कुछ मत सोच लो। ठीक है, फिर देखो नंबर 12 की, अगर 13 की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच। हाइट का भी ट्रेंड बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, घटता ही है। जैसे हाइट को भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट, क्योंकि हाइट बहुत हद तक जो आपका कंडीशन है एनवायरमेंट का, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अफ्रीकन की हाइट देखेंगे और अफगानिस्तान के लोगों का हाइट देखेंगे और अपने हाइट को देखोगे तो आपको लगेगा कि हम छोटे हैं उनसे। तो हाइट एक काफी हद तक इन्वायरमेंटल फैक्टर पे और जेनेटिक्स भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ह्यूमन बींग्स का देखो, यूरोपियन और अफ्रीकन जो एक हाइट है, ये हाइट मतलब उनके लिए 6 फीट एक जनरल हाइट है, 5'10", 5'11", 6 फीट इज जनरल हाइट। बट इंडिया वगैरह में आप देखिए तो ये हाइट बहुत ज्यादा वेरिएबल है। नॉर्थ ईस्ट में आपको ये कम मिलेगा, पंजाब साइड में ज्यादा मिलता है, हरियाणा में भी हाइट अच्छी मिलेगी आपको। तो इन्वायरमेंटल जो एक इफेक्ट होता है, मेरी भी वही 5'10", 5'11" के बीच में है। बट आपको पंजाब में, हरियाणा में ये हाइट आपको 6 फीट एंड मोर देन 6 फीट भी आपको काफी मिलेंगे। तो हाइट कोई जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये कुछ बता दिया मैंने आपको, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो ट्रेंड अपीयर हुआ है ह्यूमंस के इवोल्यूशन में। समझ में आ गया? हाँ, मतलब आप चाइनीज, जैपनीज वगैरह में कमी होता है,
and that's all about the kahani of human evolution, and that's all about the chapter evolution. समझ में आ गया? तो अब पार्टी कीजिए, अब बहुत लंबे दिनों से चल रहा था चैप्टर ये। और देखो एक्चुअली क्या है कि ये चैप्टर मुझे लगता है कि 12वीं क्लास में जो सबसे ज्यादा जो एक आपका इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि इसमें बहुत ज्यादा फिलोसफिकल पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा है इसमें, है ना। फैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें स्टोरी भी है और बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें नहीं है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ये कोई बिल्कुल डिफाइंड फैक्ट नहीं है इसके अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और ये अब स्टार्ट करेंगे। होपफुली मैं संडे को क्लास लूंगा आपका। क्या डिलीट कर लिया तुमने? पढ़ लिया चैप्टर तुमने क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज? हाँ भाई, अच्छा ये कब पढ़ लिया तुम लोगों ने, किसने पढ़ा दिया? अच्छा एनसीईआरटी पढ़ा है ना, तो एनसीईआरटी से बहुत कुछ बियॉन्ड है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी एक बड़ा चैप्टर है। तो अब हम मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं क्लास आपका अरेंज करूंगा इसी टाइम पे, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब आप क्वेश्चंस वगैरह एमसीक्यू सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है कीजिए, ठीक है। और होपफुली अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक बेसिक लेवल पे आपने स्टडी किया है। थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा एक्सटेंड करके बताऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर। अब देखो मैं प्लान कर रहा था सितंबर लास्ट तक हो जाना चाहिए था खत्म आपका। अब देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बाद बायोटेक ही बचता है, तो 2 चैप्टर रह जाता है, तो खत्म हो जाएगा होपफुली सितंबर एंड तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में निपटा दूंगा। अरे सब हो जाएगा, अब कुछ प्रोजोवा भी होगा ना साथ में, हाँ बिल्कुल होगा। आई विल डिस्कस प्रोजोवा इन डिजीज वाला पार्ट,